रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ और हरियाली तोती अपने बेटे किकी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। बच्चों, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं और हरियाली दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकले थे। आज उन्हें नदी पार घने जंगल में जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरते हैं तो गोरी कभी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। गोरी बहन, ये रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है। सब यहीं से गुजर के जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को अपने घर के पास से नहीं गुजरने दूंगी। तुम अपने घर जाओ। रानू छोड़ो, इस कवि के मुंह मत लगो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। पर हरियाली बहन, वो रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं, मगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती दूसरे रास्ते से चली जाती हैं। गोरी कवि बहुत खुश थी, वो जल्दी से अंदर जाती है। कालू, मैंने उन दोनों को भगा दिया। वो तोती तो डर गई, मगर चिड़िया चूं चूं कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चूं चूं करे तो दो लगाना उसके, सब समझ आएगी। रानू चिड़िया और हरियाली तोती कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, बहुत जालिम है वो कौवे, उन्होंने हमें घने जंगल की ओर जाने नहीं दिया। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं नदी पर पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ शिकारी घने जंगल की ओर जा रहे हैं। शुक्र है चिड़िया, हम बच गए। हाँ हरियाली बहन, मगर अब हम दाना कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल में बड़े पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए हैं, आप दोनों वहाँ से जाकर वो मीठे फल तोड़ लें। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया बड़े पेड़ पर चली जाती हैं। वो दोनों अपना फल खा लेती हैं और अपने बच्चों के लिए भी तोड़ लेती हैं। हरियाली बहन, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं जहाँ हमें काले कौवों का डर न हो। चिड़िया, हम ऐसे कहाँ चले जाएं? याद रखना, ऐसे काले कौवे हर जगह ही मिलेंगे। हरियाली, कल वो कौवे हमारे बच्चों को भी तंग कर रहे थे। चिड़िया, उन कौवों का तो काम ही यही है, देखना एक न एक दिन वो सुधर जाएंगे। हरियाली, न जाने वो दिन कब आएगा। फिर वो अपने घर जाकर बच्चों को फल खिला देती हैं। फिर वो बच्चे अपनी मम्मा से बातें करने लगते हैं। मम्मा, कल हमें भी साथ लेकर जाना, मैं आपका दाना ढूंढने में मदद करूँगा। मम्मा, याद है जब मैं और किकी आपके साथ गए थे तो किकी रास्ता भूल गया था। ये कहकर कुकू हंसने लगता है। बच्चों की बातें करने की आवाज कौवों के घर तक जा रही थी। कालू, एक बार तो जाना और बच्चों को चुप करा कर आना। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि आहिस्ता बोला करें, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अपने बच्चों से कहो कि आहिस्ता बोले, मेरी पत्नी की नींद खराब हो रही है। क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया की बच्ची, एक लगाऊंगा तो वहाँ जाकर गिरोगी। शोर सुनकर हरियाली तोती भी बाहर आ जाती है। कालू, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रहे हो? अपनी सहेली से कहो आहिस्ता बोले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है कौवे, तुम जाओ, हम चुप कर जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने चिड़िया के पेड़ के नीचे आग जलाई हुई थी। हरियाली तोती नदी से पानी पीकर आ रही थी कि वो आग को देखकर कौवों के पास जाती है। अगर आपने आग जलानी ही है तो किसी और जगह जला लें, यहाँ से हमारे घर तक भी जा सकती है। तोती, तुमने जो करना है कर लो, हम तो इसी पेड़ के नीचे आग जलाएंगे। कौन रोक सकता है हमें? हरियाली तोती जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाती है। वो कौवों से लड़ना नहीं चाहती थी। चिड़िया, जल्दी करो, उन कौवों ने हमारे पेड़ के नीचे आग जलाई हुई है। मैंने उनसे बात की मगर वो अपनी जिद। हरियाली बहन, अब हम क्या करें? वो कौवे तो किसी की बात नहीं सुनते। चिड़िया, आज हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है और आग का कुछ पता नहीं, और वो कौवे जिद पर हैं। वो आग बुझाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हरियाली बहन, अब ये कौवे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल से दाना लेने चले जाते हैं। वो कौवे आग सेकते हैं और फिर जलती हुई आग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हवा का झोंका आता है और चिंगारी सीधा जाकर चिड़िया के घर पर गिरती है और उनके घर को आग लग जाती है। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया के घर को लगी आग देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है।
चिड़िया बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे घर को आग लग गई है, तुम्हारा घर जल रहा है। हरियाली बहन वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आती हैं, तो उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। हरियाली बहन, सब छिन गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ रानू बहन, बिना घर के इतनी ठंड में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे भी अपने घर को जलता हुआ देखकर रो रहे थे। हरियाली बहन, अब हम इस जंगल में और नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़ देंगे। हाँ चिड़िया बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, अब हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चली जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। अब रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी हरियाली तोती को एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। वो सब उस घर के पास जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में तुम कहाँ से आए हो? माँ जी, हम मुसाफिर हैं, हमें आज की रात अपने घर में रहने दे, हमें रात बहुत हो गई है, हमें सागर वाले जंगल में जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अंदर आ जाओ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बूढ़ी चिड़िया अकेली रहती थी। वो पक्षियों को दाना देती है। वो सब जल्दी से दाना खाते हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुश्किल में हमारी मदद की। बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? चिड़िया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। माँ जी, आप चिंता न करें, हम सागर वाले जंगल की ओर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब वहाँ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटी, वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं और ना ही मेरा दिल लगता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर वो सब पक्षी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही वो सब वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर निकलते हैं। सागर वाले जंगल में पहुंचकर वो बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ तरह तरह के फल थे। चिड़िया, ये जंगल तो बहुत सुंदर है, ऐसा जंगल तो मैं सपनों में देखा करती थी। हाँ हरियाली बहन, अगर हम पहले ही आ जाते तो आज हम यहाँ कितने खुश होते। माँ जी, आप बच्चों के साथ ही बैठें, मैं और हरियाली मिलकर घर बनाती हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती लकड़ियाँ ढूंढती हैं और सूखा घास। वो मिलकर शाम तक एक घर बना लेती हैं। वो घर बहुत सुंदर था। वो सब पक्षी उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी ओर काले कौवे अपने घर में सोए हुए थे कि उन्हें टक टक की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पेड़ पर उनका घर था, एक लकड़हारा उनके पेड़ को काट रहा है। इंसान लकड़हारे मत काटो, हमारे पेड़ को मत काटो, इस पर हमारा घर है। मैं काले कौवों के लिए ये पेड़ नहीं छोड़ सकता। लकड़हारा वो पेड़ काटने लगता है और वो पेड़ कट जाता है और साथ ही कौवों का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कौवे अपने घर को टूटता हुआ देख रहे थे। वो दोनों कौवे ठंडी रात में बिना घर के एक पेड़ की डाल पर बैठे कांप रहे थे। कालू, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी रात में बिना घर के। मेरा शरीर भी जम चुका है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा हो। मैं और कालू जी कितना संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। कालू जी भी अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। न जाने मुझे कब संतान होगी। इस जंगल में सभी पक्षियों की अपनी अपनी संतान है, बस मैं ही एक बदनसीब हूँ जिसे कई सालों से संतान का सुख नहीं मिला। गौरी कवि अपने दुखों को याद कर कर रोई जा रही थी। तभी गौरी कवि को झाड़ियों के पास एक छोटा चील का बच्चा जख्मी दिखाई देता है। गौरी कवि तुरंत वहाँ जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख, मेरा पंख। अरे, ये तो चील का बच्चा है, मगर इसके पंख पर बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे ये चोट कैसे लग गई? आंटी, मैं अपने घर जा रहा था, मगर रात को रास्ता भूल गया और एक पेड़ से टकराकर मैं इन झाड़ियों में फंस गया और मेरे पंख पर चोट लग गई। अब मैं उड़ नहीं पा रहा।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौरी कभी चील के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे आ गई मनहूस कहीं की। ये क्या, ये चील के बच्चे को क्यों साथ लाई है? कालू जी, ये बच्चा बहुत जख्मी था, उड़ नहीं पा रहा था, बस इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई। बेटा, मैं तुम्हारे पंखों पर पट्टी लगा देती हूँ। फिर गौरी कभी छोटे बच्चे को पट्टी कर देती है। खुद की संतान तो पैदा नहीं कर सकती और दूसरों की संतान की रक्षा कर रही है। मनहूस कहीं की, पता नहीं कहां से मेरे जीवन में आ गई। रोज की तरह गौरी कवि को खरी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि एक माँ की तरह उस घायल बच्चे की रक्षा करती है और कालू कौवा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी कालू कवि के पास मिठू तोता आता है। क्या हुआ कालू, बड़े उदास लग रहे हो? क्या गौरी छोड़कर तो नहीं भाग गई? क्या बताऊं मिठू, मेरी और गौरी की शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर न जाने कब हमें संतान होगी और कब मैं पिता बनूंगा। कालू कवि, एक काम करो कि तुम गौरी कवि को छोड़ दो और किसी कवि से शादी कर लो। मुझे तो लगता है गौरी कवि बांझ है और वो कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। बात तो ठीक करके गया है मिठू, लगता है गौरी सच में बांझ है। अब तो गौरी कवि को अपने घर और अपनी जिंदगी से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में खो गया था और रात के अंधेरे में मैं बहुत डर गया था, इसलिए न जाने कब मैं उन झाड़ियों में फंस गया। बेटा, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरती। बेटे, तुम यहीं रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगी। फिर गौरी कवि 3 दिन तक चील के बच्चे की सेवा करती रही। एक दिन गौरी कवि चील के बच्चे को पहाड़ों पर छोड़कर वापस चली आती है। जैसे ही वो अपने घर आती है तो दरवाजे पर कालू कौवा खड़ा था। अरे मनहूस कहीं की, कहाँ चली आ रही है? रुक वहीं पर, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। बांझ कहीं की, ना तो मुझे खुशियाँ दे रही है और ना सुकून से जीने दे रही है। चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। नहीं कालू जी, मुझे अपने जीवन से मत निकालिए, मैं आपके सामने पंख जोड़ती हूँ। गौरी कवि मिन्नतें करती रही, मगर कालू कौवे ने गौरी कवि की एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकाल दिया। गौरी कवि रोते रोते उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे कालू ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। क्या हुआ कवि बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी बहन, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएं और आपके पति आपके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारें। उस जंगल के सभी पक्षी अब गौरी कवि के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन गौरी कवि बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होता है। गौरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, लगता है गौरी कवि खुशखबरी देने वाली है। क्या लूसी बहन, गौरी कवि माँ बनने वाली है? हाँ चिड़िया, जब मैं अंडा देने वाली थी तो मेरे पेट में भी ऐसे ही दर्द था। क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ गौरी बहन, आप सच में माँ बनने वाली हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये खुशखबरी अपने कालू जी को बतानी होगी। ये सुनकर मेरे कालू जी खुशी से झूमने लगेंगे। गौरी कवि खुशी खुशी अपने जंगल की ओर जाने लगती है। वहाँ से जंगल बहुत दूर था। आधा रास्ता तय करने के बाद गौरी कवि थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी वहाँ एक जालिम चील आ जाती है। अरे वाह, ये काली कवि तो बहुत मोटी है, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अरे बाप रे, ये जालिम चील कहाँ से आ गई? अरे कवि, आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। चील जी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं कवि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और ये माँ बनने का सुख मुझे 10 सालों के बाद मिला है। ये खुशखबरी मैं अपने पति को देने जा रही थी।
मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दें। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू मेरा आज शिकार बनेगी। ठीक है चील जी, शायद मेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। बता, क्या इच्छा है तेरी? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। यही पास में मेरा घर है, चल मैं तुझे चलकर वहाँ पानी पिलाती हूँ और फिर तुझे खा जाऊंगी। फिर गौरी कवि चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ एक जालिम बाज देख लेता है। अरे वाह, इस बूढ़ी चील के साथ काली काफी, आज तो इसका मैं शिकार बनाऊंगा। वो जालिम बाज उन दोनों के पीछे लग जाता है। चील जल्दी से अपनी गुफा में जाती है और गुफा का मुंह बंद कर देती है। वो जालिम बाज गुफा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी चील गुफा में देखती है, वहाँ कोई नहीं था। मेरा बेटा कहाँ है? वो खिड़की में से देखती है तो बाहर उसका बेटा बाज के आगे खड़ा था। तभी गौरी कवि गुफा से बाहर आती है और उस चील के बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है। जालिम बाज, तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, मगर इस बच्चे को जाने दो। तभी वो बाज बच्चे को छोड़ देता है। फिर चील का बच्चा गुफा में आता है। मेरा बच्चा। माँ, आप उस कवि को बचा लीजिए, ये वही कवि है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। अपने बेटे की बातें सुनकर वो चील पीछे से बाज पर हमला कर देती है। तभी वो बाज डरकर वहाँ से भाग जाता है। कवि, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि तुमने उसकी पहले भी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो, अब मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ कर आऊंगी। फिर चील गौरी कवि को उसके पति कालू कवि के पास छोड़ कर आती है। चाचा चील, गौरी, क्या तुम मुझे मारने के लिए चील को अपने साथ लाई हो? नहीं कवि, मैं तुझे मारने नहीं आई, बल्कि तेरी पत्नी को छोड़ने आई हूँ। उस दिन इसने मेरे बच्चे की जान बचाई और आज मैंने इसकी जान बख्श दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता। गौरी कवि अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गौरी कवि पहले से 2 बच्चों की माँ तो थी, लेकिन अब फिर से वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में गौरी का पति कालू भी उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक कवि जिसका नाम नीली था, उसके साथ रहता था। गौरी कवि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था। माँ, मिठू अंकल अपना घर बना रहे हैं। माँ देखिए ना, हमारा घर कितना टूटा हुआ है, हमें भी अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। हाँ मुन्नी, तू ठीक कह रही है, मगर बेटी, मैं इस हालत में कैसे घर को ठीक करूँगी? और तुम दोनों बहन भाई भी इतने बड़े नहीं हो कि घर की मरम्मत कर सको। मुन्नी बेटी, रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। गौरी कवि जल्द ही अंडे देने वाली थी, मगर इस हालत में भी उसके पति कालू को गौरी कवि पर जरा भी रहम नहीं आया। एक दिन गौरी कवि अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसका पति कालू कौवा मिलता है। कालू जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो गौरी? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, मगर आपके बच्चे आपका रोज पूछते हैं कि उनके बाबा कब आएंगे। हाँ, तो कह दो कि बाबा कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी नीली जी के लिए ये फल लेकर जाने हैं। मेरी दूसरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि भी वापिस अपने घर लौट आती है। रात को बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आता है। तेज हवा के कारण कालू कवि का घर गिरकर टूट जाता है। अरे कुछ करो ना, देखो मैं बारिश में भीग रही हूँ और मैं माँ भी बनने वाली हूँ। अगर मैं ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जाओ, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कुछ करो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी तेज बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। अरे कालू, क्या तुम अपनी पहली पत्नी को भूल गए हो? चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों गौरी कवि के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जी, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर आइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। कालू कवि के साथ उसकी दूसरी पत्नी को देखकर गौरी कवि हैरान हो जाती है।
उसे लगा था कि कालू कौवा अकेला आया है। गौरी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी की वजह से हमारा घर टूट गया। नीली जी पेट से है, अगर मैं इसे ज्यादा देर बाहर रखता तो ये बीमार हो जाती। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। हाँ हाँ ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को गौरी के घोंसले में सुला देता है और गौरी कभी बेचारी अपने बच्चों के साथ ही घोंसले में बैठ जाती है। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगली सुबह भी बारिश रुकी नहीं थी। कालू जी, ये लीजिए दाना, ये दोनों मिलकर खा लीजिए। गौरी कभी दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कौवे ने उसे छोड़ दिया था और नीली कवि के साथ दूसरी शादी कर ली थी, मगर गौरी कवि फिर भी उसका बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, मगर बारिश थी कि अभी तक नहीं रुकी थी। घर पे रखा हुआ सारा दाना धीरे धीरे खत्म हो गया था। गौरी कवि के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हारे लिए जाकर दाना ले आऊंगी। कई दिन गुजर जाते हैं मगर बारिश नहीं रुकती। नीली कवि भी अब भूख से तड़प रही थी। कालू जी, देख क्या रहे हो, जाओ अब जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ, भूख से मैं मर रही हूँ। अरे नीली पत्नी जी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी भोजन लाकर दो, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो जंगल में भोजन की खोज करता है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर अपनी पत्नी नीली कवि को देता है। नीली कवि जल्दी से वो पूरा फल खा जाती है। वहीं कालू कौवा अपने बच्चों को थोड़ा सा भी फल नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। गौरी कवि का घर भी अभी हिलने लगा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये अब क्या हो रहा है? कालू जी, लगता है ये घोंसला भी अब गिरने वाला है। कालू जी, तुम एक काम करो, तुम इस गौरी कवि और बच्चों को इसके घोंसले से बाहर निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन गुजार सकेंगे। ये सुनकर गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है। क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, ये भूलो मत। ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और जो भी मैं कालू जी से कहूँगी कालू जी वही करेंगे। तुम अपने बच्चों को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में पापा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ मम्मा, बाबा ने हमें घर से बाहर निकालते समय एक बार भी नहीं सोचा। गौरी कवि अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रानू चिड़िया के घर चली जाती है, मगर रानू चिड़िया का घर भी नीचे टूटा हुआ पड़ा था। फिर गौरी कवि अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते के घर पहले ही बहुत सारे पक्षियों ने आसरा लिया हुआ था। गौरी कवि मिठू का दरवाजा खटखटाती है। क्या हुआ गौरी, इतनी तेज बारिश में बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भैया, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। तभी बातें सुनकर अंदर से रानू चिड़िया भी बाहर आती है। चिड़िया बहन, तुम जहाँ, मैं तुम्हारे घर गई थी मगर वो तो टूटा हुआ था। हाँ गौरी बहन, बारिशें बहुत दिन से हो रही हैं और जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। मेरा घोंसला भी टूट गया है, इसीलिए मैं मिठू तोते के घर आई थी। हाँ गौरी, मेरे घर में अब और इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें भी रख सकूं। पहले ही मेरे घर में बहुत सारे पक्षी हैं, अगर मैंने किसी और को रख लिया तो ये घोंसला भी टूट जाएगा। मिठू भैया, आप ऐसा करें कि गौरी के बच्चों को मेरी जगह अपने घर रख लें, मैं और गौरी बाहर रह लेंगे। ठीक है चिड़िया, जैसा तुम कहो। फिर मिठू तोता गौरी के बच्चों को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और गौरी कवि बाहर बारिश में भीग रही थी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मुश्किल समय में मदद की, मेरे बच्चों को बचा लिया। गौरी बहन, वो मासूम बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। चिड़िया, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। गौरी बहन, मिठू के घर में भी दाना खत्म हो गया है, चलो हम जंगल से कुछ दाना ढूंढ कर आते हैं।
फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने चली जाती हैं। वो जंगल में दाना ढूंढ रही थी, तभी रानू चिड़िया को एक बड़ा पेड़ नजर आता है। पेड़ में एक बहुत बड़ी खोखर थी। गोरी कवि और रानू चिड़िया बारिश से बचने के लिए उस खोखर में जाकर बैठ जाती हैं। जब वो उस पेड़ की खोखर में जाती हैं, तो वहाँ बहुत सुंदर घोंसले थे। गोरी बहन, लगता है कोई पक्षी इस खोखर में रह कर गया है। हाँ चिड़िया, ये खोखर तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर ढेर सारा दाना भी है। लगता है गोरी बहन, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। आज से ये घर आपका है। आप अपने बच्चों के साथ यहीं आकर रह लें। हाँ चिड़िया, तुम भी हमारे साथ रहोगी, हम सब मिलकर रहेंगे। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को वहाँ ले आती है। दूसरी ओर वो दुष्ट कौवा और नीली कवि जिस घोंसले में रह रहे थे, वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गोरी कवि और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे इस बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चील माँ जी, आपका दिल बहुत नरम है, वरना मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया से कौन भला दोस्ती करता। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, चलो बेटी नदी से पानी पीने चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और बूढ़ी चील नदी पर पानी पीने चली जाती है। नदी पर गोरी कवि पहले से आई हुई थी। बूढ़ी चील जी, आप इस गरीब चिड़िया के साथ भला क्या कर रही हैं? गौरी, ये चिड़िया मेरी बेटी जैसी है, मगर चीलें तो पक्षियों को खा जाती हैं। जब कर जाओ गौरी, वो और चीलें होंगी, मैं उन जैसी चील नहीं हूँ। चलो बेटी, आगे चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चील का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर बैठी हुई है। अरे मुझ में क्या कमी थी, सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस चिड़िया की जगह पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गोरी कवि की नजर दो उल्लुओं पर पड़ती है। लगता है उस बूढ़ी चील का दिमाग खराब हो गया है, जब देखो उस छोटी चिड़िया के साथ ही रहती है। तुम ठीक कह रहे हो, अगर मेरा बस चलता तो मैं उस छोटी चिड़िया को मार देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस चील को मार देता और जंगल पर राज करता। वो बूढ़ी तो है, मगर अभी तक उसमें इतनी ताकत है कि वो हम दोनों को मार सकती है। तू चिंता मत कर, वक्त आने पर हम उन दोनों को मारकर जंगल पर राज करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गोरी कवि सोचती है, ये उल्लू भी मेरी तरह चिड़िया के दुश्मन है। अब चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। फिर चिड़िया की जगह मैं बनूंगी चील की सहेली और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे। ये सोचते हुए गोरी कवि सबसे पहले चील के पास जाती है। चील माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं और जंगल में दो उल्लू आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है कवि। मगर माँ जी, उन दो उल्लुओं का कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। गौरी, मैं चील हूँ, जब भी वो मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उन्हें चीर कर रख दूंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से उल्लुओं के पास जाती है। हम उल्लुओं के पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कवि? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। उल्लुओं, पहले अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। बता कवि, क्या खबर लेकर आई है? जब तुम दोनों चील को मारने की साजिश कर रहे थे तो तुम्हारी बात उस चिड़िया ने सुन ली थी और चिड़िया ने जाके ये बात उस चील को बता दी है। ये चिड़िया ने अच्छा नहीं किया। तुम ही बताओ गौरी, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी चील को मारकर खुद जंगल पर राज करो या फिर उस चिड़िया को सबक सिखाओ। चील को मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, हम पहले उस चिड़िया को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर गोरी कवि खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, चिड़िया मर जाएगी तो मैं चील की दोस्त बन जाऊंगी और अगर चील मर गई तो मैं इन उल्लुओं की दोस्त बन जाऊंगी। लड्डू दोनों हाथों में है। अगले दिन दोनों उल्लू रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। वो दोनों रानू चिड़िया पर हमला करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। रानू बहन, जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया, कौन मुझे मारना चाहता है?
दो उल्लू। दो उल्लू, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनका भला क्या बिगाड़ा है? वो मैं नहीं जानता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो दो उल्लू गोरी कवि के साथ खड़े तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। कबूतर भैया, मैं अभी जाकर चील को बताती हूँ। चिड़िया बहन, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हें चील के पास नहीं पहुँचने देंगे। तो कबूतर भैया, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, तुम इसी वक्त जंगल छोड़कर भाग जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया के लापता होने की बात चील को पता चलती है। चिड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। रानू चिड़िया के जाने के बाद बूढ़ी चील बहुत उदास रहने लगती है। अब समय आ गया है अपनी अक्लमंदी दिखाने का। अब जाकर चील को बताती हूँ कि उन उल्लुओं ने रानू चिड़िया को मार दिया। ये सुनकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो भी जीतेगा मैं उसकी खास बन जाऊंगी। गोरी कवि की ये बातें वो दोनों उल्लू बैठे सुन रहे थे। अरे, ये कवि ने हमें धोखा दिया। हाँ भाई, ये हमें उस चील के हाथों मरवाना चाहती है। चलो हम इसे ही मार देते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों गोरी कवि के पास आते हैं। वो दोनों उल्लू गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है और वो दोनों उल्लुओं की खूब पिटाई करती है। उल्लू चील के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, मैं बूढ़ी हूँ मगर मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा कर सकूं। मैंने चील का बुरा चाहा मगर चील ने मेरी जान बचाई। चील माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस लिए? रानू चिड़िया को जंगल से भगाने वाली मैं थी। मैंने आपकी दोस्त बनने के लिए उन उल्लुओं को भड़काया। ये तुमने अच्छा नहीं किया गौरी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे इस बात का पछतावा है। चील, आप मेरी जान भी ले सकती हो। गौरी, जो गलती कर कर पछताता है उसे माफ कर देना चाहिए। जाओ, मैंने तुझे माफ किया। चील माँ जी, चिड़िया मेरी वजह से जंगल छोड़कर गई, अब मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों रानू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के माँ वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया बूढ़ी चील को देखकर खुश हो जाती है। चील माँ जी, आप? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर गोरी कवि ने रानू चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, अगर चील माँ जी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। आज से तुम मेरी दोस्त हो और हम दोनों चील माँ जी की बेटियाँ हैं। उस दिन के बाद गोरी कवि सुधर गई। कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ, हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे? नहीं मिट्ठू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कवि अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी।
गौरी कवि आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए 2-4 मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कवि मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कवि ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कवि बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है। चुप कर जा चिड़िया की बच्ची, अंडे से बाहर क्या आई, हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कवि छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। जालिम है वो जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? अपना अंडा? मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गौरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है, क्या आपने किसी को देखा है? ना, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गौरी कवि की बात याद आती है। वो गौरी कवि भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो झील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं, वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है, मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है, आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कवि गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ।
गौरी कभी वहाँ से जाने लगती है। मम्मा मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। हम दोनों घर चलते हैं, जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है, और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गौरी कवि ऐसा सोचती है और गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गौरी क्या हुआ, इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गौरी ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाए।